हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने बात की थी गॉसेस एप्लीकेशन चल रहे थे। जो लास्ट से लास्ट लेक्चर था उसमें आपने बात की थी एक बायर के बारे में। जो हमारा लास्ट लेक्चर रहा है इसमें आपने बात की है सीट के बारे में। बायर का फॉर्मूला आया है, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बायर का फॉर्मूला आया बच्चों, E = 2 लैम्बडा K अपॉन R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई है। यहाँ लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। फिर आपने प्लेट पढ़ी। अब प्लेट दो टाइप की हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। अगर क्लियरली बोलता है कि वो कंडक्टर है तो ही कंडक्टर माननी है। इंसुलेटर बोल दे या फिर प्लेट का नाम ना दे तो आपको इंसुलेटर प्लेट माननी है। इंसुलेटर प्लेट में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो कंडक्टर प्लेट है इसमें फॉर्मूला आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है आपने कंडक्टर सीट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा ढंग से निकाल लिया होगा। क्लियर है? गॉसेस एप्लीकेशन को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो कि स्फेरिकल सेल होता क्या है। एक्चुअल में बच्चों स्फेयर दो टाइप के हैं। कौन कौन से? कंडक्टर और इंसुलेटर। और इनमें भी दो टाइप हैं, होलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर। टोटल 4 तरह के स्फेयर हो सकते हैं। आप सोचिए थोड़ा सा ऐसे। एक तो हो सकता है होलो कंडक्टर स्फेयर, एक हो सकता है सॉलिड कंडक्टर स्फेयर, तीसरा हो सकता है होलो इंसुलेटर स्फेयर और चौथा हो सकता है सॉलिड इंसुलेटर स्फेयर। अब आप ये देखिए, इन 4 स्फेयर में से 3 स्फेयर तो ऐसे हैं जिनमें अंदर चार्ज जाएगा ही नहीं। बच्चों दोनों तो कंडक्टर स्फेयर। आपको मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ाया है कि कंडक्टर में चार्ज केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो हमेशा कितना आएगा? 0। तो एक तो होलो कंडक्टर स्फेयर और एक सॉलिड कंडक्टर स्फेयर, इन दोनों के अंदर चार्ज नहीं जाएगा। और तीसरा जो होलो इंसुलेटर स्फेयर है, खोखला गोला है ना इंसुलेटर, उसके अंदर भी चार्ज नहीं जाएगा, क्योंकि चार्ज तो वहां जाएगा जब कुछ मास होगा। तो 3 कंडक्टर में, 3 स्फेयर में कभी भी अंदर चार्ज नहीं जाएगा। कौन कौन से हुए ये? होलो कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर और होलो इंसुलेटर। इन तीनों को हम स्फेरिकल सेल बोलते हैं। स्फेरिकल सेल वो स्फेयर है जिसके अंदर चार्ज ना जाए, या ऐसे कहूं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओनली कहां हो? सरफेस पर हो। क्लियर बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलो देखिए ध्यान से। सबसे पहले जो आपको शेप माननी है, देखो बायर पढ़ा तो आपने बायर माना, इनफाइनाइट लेंथ का एक बायर लिया, उसका एक स्मॉल पार्ट आपने XY लिया। जब प्लेट पढ़ी हमने, सीट पढ़ी, तो हमने एक सीट मानी ABCD। इनफाइनाइट सीट थी, उसका एक छोटा पार्ट था। क्लियर है? फिर मैंने इसको चार्ज वार्ज दिया, कहाँ निकालना है वो सब लोकेशन मैंने चुनी। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिए। एक स्फेरिकल सेल मानना है। क्या मानना है बच्चों? एक स्फेरिकल सेल। तो ये देखिए, एक स्फेयर मान लेते हैं कुछ, ये लो, ये यहां मान लिया। ये हमने एक स्फेयर मान लिया। क्लियर है? इस स्फेयर की एक तो रेडियस मान लीजिए आप कैपिटल R। क्लियर? ये सेंटर मान लिया हमने O। अब इस स्फेयर को चार्ज देना है। ये स्फेरिकल सेल है तो अंदर तो चार्ज जाएगा नहीं, तो जितना भी चार्ज आपको देना है वो पूरा का पूरा चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। समझ में आया? क्या क्या गिवन है आपको? एक R रेडियस का एक स्फेयर दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए, जिसकी सरफेस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको क्या करना है? हमें इसके सेंटर से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, इसमें 3 कंडीशन पॉसिबल हैं। कौन कौन सी? कि हो सकता है आपका पॉइंट आउटसाइड हो स्फीयर से, हो सकता है आपका पॉइंट सरफेस पर हो, या हो सकता है कि आपका पॉइंट कहां हो? इनसाइड। तो इसमें 3 कंडीशन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कंडीशन नंबर 1 की। व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल।
कि जब आपका पॉइंट है वो स्पेरिकल सेल से कहाँ हो, आउटसाइड हो। देखिए ध्यान से, आपने पॉइंट यहां ले लिया कोई पी, स्मॉल आर डिस्टेंस पर। अच्छा, इस कंडीशन में जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या होती है पता है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस, वो बड़ा होगा कैपिटल आर से, भाई रेडियस से ज़्यादा होगा तभी तो पॉइंट बाहर जाएगा। क्लियर। तो यहाँ अब की बार आपको बच्चों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अलग अलग निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक साथ ही काम हो जाएगा। क्यों, उसका रीजन क्या है, अब आप जो गॉसियस सरफेस मानने वाले हो ना, वो भी एक स्पेयर ही रहेगा। भाई आर डिस्टेंस पे इधर 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 हर डायरेक्शन में मैं आर डिस्टेंस के पॉइंट लूं और उन सबको मिला दूं तो स्पेयर तो बनेगा। तो इसमें जो गॉसियस सरफेस बनने वाला है ना, वो एक तरीके से क्या बनने वाला है, स्पेयर। क्या बनने वाला है बच्चों, स्पेयर। अब देखो जो सिलेंड्रिकल था उसमें तो अलग अलग पार्ट थे, S1 S2 S3, पर इस स्पेयर को, जैसे बॉल है, बॉल को आप किसी भी एंगल से घुमा के देख लीजिए, वो तो आपको स्पेयर ही नजर आएगा। तो इसके आप अलग अलग पार्ट नहीं कर सकते। पहली बात तो आप दिमाग में ये बसा लें। क्लियर है, मैं क्या कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। हमने एक स्पेरिकल सेल माना कि लेट ए स्पेरिकल सेल S1 in figure of radius r, charge q distributed at surface uniformly, we have to calculate electric field intensity। कितने कंडीशन बन जाएंगे इसमें, 3, आउटर, सरफेस और इनर। पहले मैंने पॉइंट कहाँ लिया, आउटर, और मैंने गॉसियस सरफेस मान लिया बच्चों। क्लियर है। अब बात करते हैं, देखो यहां पर आपको डायरेक्ट एक स्मॉल एलिमेंट ले लेना है इसकी सरफेस पर, जो स्फीयर है उसकी सरफेस पर आपने स्मॉल एलिमेंट ले लिया है ds। क्लियर। अब इस पर आपको वही दो डायरेक्शन ई वेक्टर और ds वेक्टर की, तो ई वेक्टर देखना है तो चार्ज पॉजिटिव है, धक्का दे दीजिए। इस पॉइंट पर ई वेक्टर तो आएगा इधर इस डायरेक्शन में, और जो ds वेक्टर होगा, आप सोचो स्फीयर है उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में आपका ds वेक्टर आ जाएगा। मींस ई वेक्टर एंड ds वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहां जो एंगल बनेगा इनके बीच में बच्चों, ये होगा 0 डिग्री। कहानी समझ में आई। अब आप गॉसेस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। गॉसेस थ्योरम क्या कहती है, अब तो वही पुराना तरीका, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर बच्चों अब की बार आप यहां S1 S2 S3 ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें सरफेस है ही नहीं है। तो क्लोज इंटीग्रेशन को क्लोज इंटीग्रेशन ही रहने दीजिए, और आप लिखोगे इसको EDS cos थीटा सिग्मा q, इस गॉसियस सरफेस से बाउंडेड चार्ज। तो ये पूरा का पूरा चार्ज इस गॉसियस सरफेस में आ रहा है, तो सिग्मा q की वैल्यू आएगी बच्चों q, और नीचे एप्सिलॉन नॉट। यहां जो थीटा है वो 0 डिग्री है, बिकॉज ई वेक्टर एंड ds वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। तो जो cos थीटा निकल करके आएगा वो cos 0 यानी कि 1 निकल करके आएगा। तो यहां से आएगा क्लोज इंटीग्रेशन EDS इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए E बाहर आ जाएगा क्योंकि गॉस सरफेस पर ये तो कांस्टेंट रहता है, ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। हम बात कर रहे हैं बच्चों स्पेयर की, और जो स्पेयर के लिए इंटीग्रेशन ds होगा, जो स्पेयर के लिए जो इंटीग्रेशन ds होगा वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसमें जमा दीजिए E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से बच्चों आपको E निकालना है। क्या निकालना है, E। तो 4 पाई r स्क्वायर को लेके जाओगे आप नीचे ना, तो पहले आप 4 पाई को ले जाइए और एप्सिलॉन नॉट से टच कराइए, आप पाओगे कि E इज इक्वल टू बन जाएगा आपका क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन r स्क्वायर। शॉर्ट में अगर बात करूं तो E का फॉर्मूला आ गया बच्चों KQ अपॉन r स्क्वायर। जो स्पेयर है, स्पेरिकल सेल है, इससे जो आउटर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है वो कितना आया है, KQ अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है। एक बार यहां तक आप नोट कीजिए, फिर हम बाकी की 2 कंडीशन से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलो नोट करो इसको आप जल्दी से। हेडिंग लिख लीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
uniformly electric field due to uniformly charged thin spherical cell. Electric field due to uniformly charged thin spherical cell. ठीक है, लिखिए इसमें let a spherical cell of radius capital R, let a spherical cell of radius capital R a spherical cell of radius capital R is as shown in figure, is as shown in figure, is as shown in figure. Charge is uniformly distributed. Charge is uniformly distributed on its surface. Charge is uniformly distributed on its surface. क्लियर है यहां तक? एक आर रेडियस का स्फेरिकल सेल है, वो डायग्राम के अनुसार रखा हुआ है, और जो चार्ज है इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब आप इसमें लिखिए केस नंबर 1. 3 केस बनेंगे, आउटर साइड, सरफेस एंड इनर साइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखिए केस नंबर 1 लिखो. व्हेन पॉइंट इज outside of spherical cell, when point is outside of spherical cell, when point is outside of spherical cell, ब्रैकेट में जरूर लिखना है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर. क्लियर? और ये पहले डायग्राम बनाइए आप. सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाइए. डायग्राम बना लिए? ठीक है, बना लेना भाई. स्क्रीन पॉज करके डायग्राम बना लो पहले. डायग्राम बनाने के बाद आप लिखिए देखो, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड वी कंसीडर a spherical Gaussian surface. To find out electric field, we consider a spherical Gaussian surface of radius small r as shown in figure. Spherical Gaussian surface of radius small r as shown in figure, and consider a small element at point P, and consider a small element ds, and consider a small element ds at point P, and consider a small element ds at point P, where E vector and ds vector
where E vector and ds vector are in same direction, where E vector and ds vector are in same direction, are in same direction। ठीक है, उसके नीचे लिखिए अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, और यहां से यहां तक लिख दीजिए भाई। अकॉर्डिंग टू मैं बोल देता हूं, आप लिखते रहिए। अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, क्लोज इंटीग्रेशन, अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम क्लोज इंटीग्रेशन E vector dot ds vector is equal to sigma q upon epsilon naught। According to Gaussian theorem, closed integration E vector dot ds vector is equal to sigma q upon epsilon naught। ठीक है, अगले स्टेप में क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ लिखिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस की वैल्यू 1 जमा दीजिए, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई बाहर निकाल लिया क्योंकि गॉसियन सरफेस पर ई कांस्टेंट रहता है। ई क्लोज इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन डी एस की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर, उसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर जमा दीजिए और लिख लो दोनों स्टेप। ठीक है भाई, तो जो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आया वो क्या निकल करके आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन बात करते हैं बच्चों। ठीक है ना, केस नंबर सेकंड की अगर हम बात करें वो देखिए ध्यान से। केस नंबर सेकंड क्या कहता है, व्हेन पॉइंट, जो पहले कंडीशन में पॉइंट था वो कहाँ था, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, और अब कहाँ लेंगे, सरफेस ऑन स्फेरिकल सेल। व्हेन पॉइंट एट सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, मतलब जो पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए, स्फेरिकल सेल की सरफेस पर। तो बच्चों इस कंडीशन में तो स्मॉल आर और कैपिटल आर कैसे होंगे, आपस में इक्वल ही तो होंगे। अब सोचिए ध्यान से, देखो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं है। वैसे ये स्फीयर है अपना, ठीक है, स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस आपने कितनी मान रखी है, आर, ये सेंटर है, और सरफेस पर कितना चार्ज फैला हुआ है, क्यू। क्लियर। और अब आपका जो पॉइंट है ना पी, वो भी कहाँ है, सरफेस पर ही है, ये स्मॉल आर है। तो आउटसाइड में जो सूत्र आया है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अगर ये सरफेस पर हो जाए तो क्या बच्चों आप स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रख सकते हो। जो आप आउटसाइड में फॉर्मूला लेके आए हो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अगर इसमें पुट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, जो स्मॉल आर है ना उसकी वैल्यू कैपिटल आर जमा के देखिए, तो जो ई सरफेस आएगा आपका वो आ जाएगा बच्चों के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आउटर साइड में था, वहां क्या आया, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस चाहो तो आप वापस से यही डेरिवेशन कर सकते हो। यहां जो इंटीग्रेशन डी एस है ना, इसमें 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, और आंसर कितना आएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। पर इतना सब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो हेडिंग लिखिए आप, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड लिखिए, व्हेन पॉइंट इज एट
ये जो लगा देना इसमें, व्हेन पॉइंट इज एट सरफेस ऑफ स्पेरिकल सेल, व्हेन पॉइंट इज एट सरफेस of spherical cell, when point is at surface of spherical cell। ठीक है, चाहो तो ये डायग्राम बना दो और इस तरीके से लिख दो यहाँ तक जल्दी से, ज़्यादा खास कुछ नहीं लिखना है। ये डायरेक्ट लिख दो, पुट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और जो आपका लास्ट डेरिवेशन आया था उसमें स्मॉल r की जगह पे क्या जमा दीजिए, कैपिटल R। क्लियर है भाई यहाँ तक? यह है आपकी कंडीशन नंबर सेकंड। लिख लिए होंगे आपने सब शायद, और नहीं लिखा है तो भैया स्क्रीन पॉज करके इसको पूरा ढंग से लिख लीजिए पहले एक बार ना। ठीक है, बात को आगे बढ़ाएं और बात करें कंडीशन नंबर 3 की। हेडिंग लिखिए आप, कंडीशन नंबर 3 देखिए ध्यान से, इसको भी साफ कर दें ना। देखिए कंडीशन नंबर 3, केस नंबर 3 क्या कहता है? स्पेरिकल सेल चल रहा है, इसमें केस नंबर 3 है कि व्हेन पॉइंट इज inside of spherical cell। तीसरी कंडीशन में जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ होगा? इनसाइड ऑफ स्पेरिकल सेल। पहली कंडीशन में आउटसाइड था तो वो आंसर आया के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, दूसरी में सरफेस पर था तो वहाँ आया के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और तीसरी वाली कंडीशन में बात कर रहा हूँ मैं कहाँ की? इनसाइड की। देखो देख क्या होता है, ये हमारा स्पेरिकल सेल था, ठीक है थी, इसकी जो रेडियस थी वो कितनी थी? कैपिटल आर, सेंटर था ओ, जो हमने चार्ज दिया इसको क्यू, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया सरफेस पर यूनिफॉर्मली। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब अगर मैं तीसरी कंडीशन की बात कर रहा हूँ बच्चों, तो जो पॉइंट P है वो इनसाइड होना चाहिए। अच्छा, इनसाइड होगा अगर, तो क्या स्मॉल r की वैल्यू लेस देन होगी कैपिटल R से? पॉइंट आप कहीं यहाँ लोकेट कर लीजिए P, और ये डिस्टेंस कितनी ले हम? स्मॉल r। तो गॉसियस सरफेस जो बनेगा वो कुछ ऐसा रहा होगा। क्लियर? सब सारे काम वही करने हैं आपको, यहाँ सरफेस पर वही स्मॉल एलिमेंट मानना है ds, जिस पर ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगी। क्लियर? अप्लाई आप इसमें भी गॉसियस थ्योरम ही करने वाले हो। क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर समझने वाली बात है बच्चों सिग्मा क्यू की। एक्चुअल में सिग्मा क्यू होता क्या है? सिग्मा क्यू है जो गॉसियस सरफेस है उससे बाउंडेड चार्ज, या उसमें कितना चार्ज आ रहा है वो सिग्मा क्यू है। अब देखिए आप, जो गॉसियस सरफेस है ना, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है क्या? नहीं है, क्योंकि पूरा चार्ज कहाँ है? सरफेस पर। अभी आपने कंडीशन नंबर 1 लिया था, उसमें गॉसियस सरफेस बाहर से निकल रहा था, तो ये पूरा स्पेरिकल सेल उस गॉसियस सरफेस में आ रहा था, तो आपने सिग्मा क्यू का मान क्यों जमा दिया? सरफेस पर भी पूरा आ रहा है। पर जब आप बात करते हो अंदर की, इनसाइड की, तो इस स्पेरिकल सेल में क्या कोई चार्ज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है? 0। और सिग्मा क्यू 0 जमाते ही जो ई निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा? 0 निकल के आएगा। याद रहे, स्पेरिकल सेल मतलब 3
फॉर्मूले आए हैं बच्चों स्पेरिकल सेल की, मैं यहाँ लिख दूँ, ये लो आपकी सहायता के लिए। ई आउटसाइड कितना, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ई सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, एंड ई इनसाइड कितना, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने फॉर्मूला आए, 3 फॉर्मूले आए। आउटसाइड में फॉर्मूला है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पर फॉर्मूला है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और जो अंदर जो फॉर्मूला आया है वो कितना आया है, 0। अगर हम बात कर लें इसके ग्राफ की, देखना ग्राफ भी इसका बहुत अच्छा है। यहां 0, यहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां बच्चों डिस्टेंस है स्मॉल आर। क्लियर? जब डिस्टेंस, ये सेंटर है एक तरीके से, डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते यहां कहीं मान लो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है, मतलब ये सरफेस है। क्या है बच्चों, ये सरफेस। सरफेस से आगे जाएंगे इस पार्ट में स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से, आउटर साइड है, और पीछे आएंगे तो यहाँ स्मॉल आर कम होगा कैपिटल आर से। मतलब आपने 3 कंडीशन बना दी एक्स एक्सिस पे, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। यहाँ से लेकर यहाँ तक इनसाइड है, ये सरफेस है, और ये आउटसाइड है। तो देखो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, 0, मतलब अंदर वाले हिस्से में तो कोई ग्राफ बनेगा ही नहीं। बाहर वाले की बात करूं बच्चों तो ई आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और बाहर ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा। क्लियर? इनफाइनाइट में जाकर इसको टच करेगा। तो ये ग्राफ बन के तैयार होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ फॉर स्पेरिकल सेल। क्लियर? तो इसमें जो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो 2 जगह है, एक तो स्पेयर के अंदर, स्पेरिकल सेल के इनर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, 0, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ आया है बच्चों, इनफाइनाइट पर। और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रहा है मुझे ग्राफ से, वो आ रहा है सरफेस पर। तो जो सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसा होगा, मैक्सिमम। क्लियर है? तो आप तीसरी कंडीशन लिख लीजिए। एक तो क्या क्या लिखना है, तीसरी कंडीशन बोर्ड से लिख लो, और ये ग्राफ बना लीजिए, जल्दी बनाओ चलो। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपने पूरा लिख लिया होगा ना। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक, स्पेरिकल समाप्त होता है। कल अपन इंसुलेटर स्पेयर की बात करेंगे। पूरा ये पढ़ के आना, काफ़ी कुछ ऐसा ही है, थोड़ी चीज़ें जो डिफरेंट होंगी उनको अपन बताएंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है।